नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी कैलाशी नानी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कैलाशी नानी। पता नहीं मेरी कैलाशी नानी अब इस संसार में है भी कि नहीं, परंतु उनकी स्मृति इतनी ताज़ा है कि आज भी कैलाशी नानी वही अपनी मैली सी घुटने के ऊपर तक की धोती और फटी हुई मिर्जाई पहने, बगल में रोटी और नमक की पोटली संभाले और हाथों में गायों के हाँकने का डंडा लिए न जाने कितनी बार आंखों के सामने घूमती हुई सी दिख जाती हैं। वह गंवार अनपढ़ स्त्री जिसे अक्षर का भी ज्ञान न था, सहज ही भुला देने वाली वस्तु न थी। मेरी नानी नानी न होकर भी वह मेरी नानी थी। मेरे मामा के गांव में मामा के घर के 4-5 घर हटकर उनका छोटा सा झोपड़ा था, लिपा पुता साफ। उस झोपड़े में ना तो कोई ऐसा दरवाज़ा था जो कभी बंद हो सके और ना कोई दूसरा ही सामान। बर्तनों के नाम से कुछ मिट्टी के ठीकरे थे और बिस्तर की जगह थोड़ा पुआल पड़ा था। यही मेरी कैलाशी नानी की गृहस्थी थी। पड़ोसी ही उनके परिवार वाले थे और गांव के बच्चे उनके परमेश्वर। हाँ, तो मेरी कैलाशी नानी उस गांव के रहने वालों के जानवर चराने हार ले जाया करती थी। उस गांव में करीब 40 घर थे और हर घर के पीछे एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था। यही कैलाशी नानी की जीविका थी। इसी में कैलाशी नानी का दान पुण्य हो जाया करता था और इसी नाज को बदलकर उन्हें रोज के व्यवहार के लिए नमक, तेल, मिर्च, मसाला भी लेना पड़ता था। पैसे तो गांव वालों को वैसे ही बड़ी कठिनाई से देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का जीवन बिताकर भी कैलाशी नानी दुखी न थी। वे सदा प्रसन्न और हंसती रहती, दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहती। आधी रात को भी बुला लो तो वह तुम्हारा हर तरह का काम कर देंगी, फिर भी तुमसे किसी प्रकार की आशा भी न रखेंगी। शुरू जाड़े के दिन थे। एक दिन मामा के गांव से एक आदमी संदेशा लेकर आया कि मामा ने माँ और सब बच्चों को बुलवाया है। और फिर हम सब भाई बहनों ने जब तक माँ ने मामा के घर चलने की तैयारी न की, उन्हें तंग कर डाला। सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, इसलिए उसे छोड़कर बाकी हम 4 भाई बहनों को लेकर आखिर एक दिन माँ मामा के घर आ गईं। माँ के साथ आने वाले सब भाई बहनों में से मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 10-11 के बीच में ही थी। हम सब भाई बहनों को मामा के घर तो कुछ अच्छा न लगता था, पर मामा के घर से 100 फुट हटकर जो नदी बहती थी उसमें नहाने और कैलाशी नानी के साथ ढोर चराने के लिए जाने में बड़ा आनंद आता था। जहाँ कैलाशी नानी ढोरों को ले जाती थी वहाँ दूर तक जहाँ भी दृष्टि पहुँच पाती थी सब हरा ही हरा दिख पड़ता था। दूर दूर तक 2-3 आम, ढाक और पीपल के पेड़ थे, जिनकी घनी छाया में हम लोग दोपहरी बिताते थे। गांव के छोटे बच्चों का एक झुंड कैलाशी नानी के नेतृत्व में ढोर चराने निकलता और फिर वहाँ केवल ढोर ही न चराए जाते थे, वहाँ कहानियाँ कही जाती, पहेलियाँ होती और कभी कभी रामलीला भी होती। और रामलीला तभी संभव होती जब राम बनने के लिए मैं, सीता बनने के लिए मेरी छोटी बहन साथ रहती। मतलब यह है कि गांव में रहकर जितनी बातें संभव थीं वहाँ हम लोग सभी करते। हम सभी भाई बहनों को इस ग्रामीण जीवन में बड़ा सुख मिलता। एक भाई बहुत छोटा था, वह तो माँ के ही साथ रहता, किंतु हम 3 और मुझसे छोटा भाई जो 8 साल का था और उससे छोटी बहन जो 6 साल की थी, प्रायः रोज कैलाशी नानी के साथ जंगल में भाग जाते। मुझे याद है कि हम लोग घर के अच्छे से अच्छे भोजन को यह कहकर छोड़ देते थे कि अच्छा नहीं बना, और सच ही वह अच्छा न लगता था। किंतु कैलाशी नानी की जंगल में सूखी रोटियां नमक या कभी कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया। रोटियां भी गेहूं की नहीं, न जाने कितनी तरह के नाज मिलाकर बनाई जाती थी।
कैलाशी नानी को हर घर से एक ही अनाज तो मिलता न था। कहीं गेहूं, कहीं जौ, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर सब मिलाकर इकट्ठा कर देती और रोज आवश्यकता अनुसार किसी की चक्की से पीस लाती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेक रखती। यही उनका प्रतिदिन का आहार था। यही रोटियां वे सबको खिलाती थीं और हम लोग बड़े स्वाद से खाते थे। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैलाकर मछली पकड़कर भूनते। उस दिन कैलाशी नानी रोटी भी न खाती, सत्तू खाकर ही रह जाती। इसी प्रकार एक दिन हम लोग कैलाशी नानी के साथ हार पर गए थे। उस दिन कैलाशी नानी ने राजा रानी की कहानी सुनाई थी। राजा की एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी नेक। किंतु एक दिन जब वह नदी पर नहा रही थी तो परियों के देश का राजा का राजकुमार आया और राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर ले भागा। कहानी सुनने के बाद कलेवा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे। पानी बहुत गहरा न था पर बड़ा साफ था। नदी में नहाने का प्रलोभन ही हमें यहाँ घसीट लाता। हाँ, तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार ना आ जाए। वहाँ राजकुमार तो ना आया, परंतु जब नहा धोकर लौटी तो देखा कि कैलाशी नानी के पास कोई बैठा है। कपड़े जरा साफ सुथरे थे। मैं डरी कि कहीं यही तो राजकुमार नहीं है। फिर घबराकर दूर तक नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं भी कोई घोड़ा न दिखा। मैं बेफिक्र हो गई कि यह राजकुमार नहीं है। वह होता तो घोड़ा जरूर लाता। बाद में कैलाशी नानी से मालूम हुआ कि वह गांव का जमींदार है और कैलाशी नानी को हर महीने ढोर चरवाई में 5 सेर अनाज देता है। वह वहीं हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठ गया और हम सब भाई बहनों के बारे में कैलाशी नानी से बातचीत करने लगा। जब उसे यह मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में तो उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचीत हो जाती और 3-4 साल के होते होते तो ब्याह भी हो जाता। उसने स्वर भी जरा धीमा करके कैलाशी नानी से पूछा, क्या कुल में दाग है जो इतनी बड़ी लड़की अभी तक कुंवारी है? कैलाशी नानी ने कहा, नहीं भैया, कुल में दाग वाग कुछ नहीं है। बड़े आदमी हैं, लड़की लड़के सभी मदरसे में पढ़ते हैं। यही बिटिया रामायण बाँच लेती है, अंग्रेजी भी पढ़ती है। जब पढ़ लेगी तब कोई आदमी देखकर शादी ब्याह करेंगे। वह जमींदार जितनी देर तक बैठा रहा, घूर घूर कर मेरी ओर देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी मेरी ओर इस प्रकार क्यों देख रहा है। वह जब तक रहा मुझे वहाँ अच्छा न लगा। दूसरे दिन जब कैलाशी नानी ढोर ढीलने आई, छोटी बहन और भाई तब तक सोकर नहीं उठे थे। अतएव उस दिन मैं अकेली ही कैलाशी नानी के साथ भाग गई। कलेवा करने से पहले फिर हम सब नहाने गए। जब नहा रहे थे वह जमींदार फिर आया। उसी प्रकार घूर घूर कर देखता हुआ कैलाशी नानी के पास चला गया। कैलाशी नानी पेड़ के नीचे झाड़ बुहार कर हम लोगों के भोजन की तैयारी कर रही थी। जमींदार बड़ी देर तक न जाने क्या कैलाशी नानी को समझाता रहा और हम लोग बड़ी देर तक नहाते रहे। मैंने देखा हाथ जोड़कर कैलाशी नानी ने किसी बात को अस्वीकार किया और जमींदार ने कुछ न सुनकर कैलाशी नानी के पल्ले में कुछ जबरदस्ती बांध दिया और तेजी से दूसरी तरफ चला गया। हम लोग भी रोटी खाने आए, पर आज कैलाशी नानी रोज की तरह खुश न थी। उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी जो छिपाए न छिपती थी। उन्होंने हमें खिलाया पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठी, किंतु कहानी सुनाने में उनका मन न लगा। ढोर हाँकने और दिन जैसे मैं भी सब बच्चों के साथ भाग जाती थी, आज कैलाशी नानी ने वैसे न जाने दिया। अपने पास ही बिठाए रखा। जब मैं जाने की जिद करने लगी तो एक आध बार डांट भी दिया। मैं समझ न पाई कि आखिर आज ये ऐसा क्यों करती हैं, पर माँ ने सिखाया था कि बड़ों की बात में सदा क्यों और किस लिए नहीं करना चाहिए, चुपचाप मान लेना चाहिए। यही सोचकर उस दिन मैं चुपचाप कैलाशी नानी के पास बैठी रही, पर अच्छा न लगा। उस दिन कैलाशी नानी कहानी भी तो ढंग से न कह सकी थी।
कहते कहते रुक जाती और कुछ सोचने लगती। खैर अच्छा ही हुआ, उस दिन और दिनों की अपेक्षा हम लोग जल्दी ही हार से लौट आए। शाम हो चुकी थी। माँ तुलसी के पास दिया जला रही थी। कैलाशी नानी छिपती हुई सी माँ के पास आई और इशारे से बुलाकर अलग कोठरी में ले गईं। उन्होंने माँ से कहा कि सब बच्चों समेत वे जल्दी जल्दी घर वापस चली जाएं। कारण वह जमींदार माँ की दोनों लड़कियों को, यानी मुझे और मेरी छोटी बहन को उड़ा लेना चाहता है। जमींदार का मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चला आता था। शायद बैर का बदला वह इस प्रकार लेना चाहता था। जमींदार ने कैलाशी नानी से कहा था कि वह मुझे और मेरी बहन दोनों को हार ले आए। हम दोनों खुले सिर घूमा फिरा ही करती थीं। मौका पाते ही वह हम लोगों को मिठाई खिलाने के बहाने अपने पास बिठाकर दोनों की मांगों में सिंदूर भर देगा। फिर हम दोनों बहनें उसकी ब्याही हुई स्त्री के बराबर हो जाएंगी। मामा जानकर भी कुछ न कर सकेंगे। इसी काम में वह कैलाशी नानी से सहायता चाहता था। इसके लिए 10 रुपए तो उसने आज ही कैलाशी नानी के पल्ले पर बांध दिए थे और 40 रुपए वह काम पूरा हो जाने पर और देगा। कैलाशी नानी का इतना ही काम था कि वे जरा सी सहायता दे दें। बस इतने में जमींदार का काम बनता था और कैलाशी नानी को 50 चांदी के चमकते हुए रुपए मिलते थे। कैलाशी नानी ने शपथ लेते हुए वे 10 रुपए कमर से निकालकर माँ को दिखलाए और बोली, बिटिया झूठ नहीं कहती, मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं। फिर ये 10 रुपए कलदार कहाँ से आए? ये उसी अधर्मी ने बांध दिए हैं। तुम मेरी बात मानो, बिटिया को लेकर चली जाओ। जिस गांव का जमींदार इतना अधर्मी है वहां फिर न आना। बिटिया का शादी ब्याह करके ससुराल भेजकर आना। कैलाशी नानी ने यह भी कहा कि माँ के जाते ही वे इन रुपयों को जमींदार के आगे फेंक देगी। यह अधर्म का पैसा कभी स्वीकार न करेगी। मुझे याद आया कि एक दिन मैं एक इकन्नी लेकर हाट चली गई थी। कैलाशी नानी ने जब देखा कि मेरे पास इकन्नी है तो मुझसे लेकर बहुत संभाल कर पल्ले में कई गांठ लगाकर बांध दिया और शाम को लौटकर जब आई तो माँ को इकन्नी देकर बोली, पैसा कौड़ी बच्चों को न दिया करो, कहीं गिर जाता तो नुकसान ना हो जाता। थोड़ा भी नहीं, एक आना भी नहीं, एकदम नहीं। और माँ ने जब वह इकन्नी उन्हीं को वापस कर दी तब कैलाशी नानी के चेहरे से ऐसा भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। कई बार इकन्नी को उलट पलट कर देखने के बाद कैलाशी नानी ने बहुत संभाल कर उसे कमर में खोस लिया और माँ को जाने कितनी असीसती हुई घर गई थी। वही कैलाशी नानी आज कमर में 10 कलदार बांधे थी। कल जरा सी बात के लिए 40 रुपए और मिलने वाले हैं। पर कैलाशी नानी अधर्म का पैसा नहीं लेना चाहती, न लेंगी। वह कल माँ को घर भिजवाए बिना ढोर लेकर हार भी न जाएंगी और तब जमींदार के रुपए उनके दरवाजे पर जाकर फेंक देंगी। फिर जमींदार चाहे तो महीने का 5 सेर नाज भी बंद कर दे, कैलाशी डरती नहीं। गांव भी तो उसी का है, चाहे तो निकाल दे। कैलाशी कहीं भी जाकर ढोर चरा पेट पाल लेगी, पर सोने की ईंट दिखाकर भी कैलाशी नानी से अधर्म का काम नहीं करवा सकता। कोई जबरन मांग में सिंदूर भरकर उनकी लड़कियों को अपने घर रख लेगा। माँ को इन बातों पर विश्वास नहीं था क्योंकि मेरे पिता वकील थे। वे जमींदार को इस मामले में जेल खाने की हवा खिला सकते थे। फिर भी माँ कैलाशी नानी के आग्रह को न टाल सकी। दूसरे दिन हम सभी बच्चों को साथ लेकर घर चली आईं। तब से आज तक युग बीत गए पर कैलाशी नानी का कोई समाचार नहीं मिला। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।